हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स, जहाँ पर आप देख रहे हैं फेन मैथ्स की सीरीज़ हायर मैथमेटिक्स का एक और बहुत ही बढ़िया वाला सेशन। आज हम समझेंगे कि स्टोक्स थ्योरम का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसकी मदद से हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बता दूँ इसका। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें कई बार इस टाइप से अगर कोई शेप्स मिल जाती हैं जिन पर हमें इन सब के हमें कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। क्या होता है, हम जब उसको लाइन इंटीग्रल की मदद से जब करते हैं तो हमें पहले इस लाइन के लिए करना पड़ता है, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, और फिर सबसे लास्ट में चारों के लिए जब हम इंटीग्रल करते हैं उसको जोड़ देते हैं और हमें इस पूरे उसका इंटीग्रल मिल जाता है। बट स्टोक्स थ्योरम हमें क्या करती है, इस सारे उसको हम एक सरफेस मान लेते हैं, ये एक्स वाई प्लेन में एक सरफेस लेकर के, और इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास इस टाइप का जो एक सवाल होता है सी एफ डॉट डी आर, जहाँ पर ये एक लाइन इंटीग्रल है और इसको हमको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस इस टाइप से हमारा होता है, जहाँ पर एफ जो है हमारा कोई भी फंक्शन होता है और सी हमें जो भी शेप है वो हमें क्वेश्चन में दी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सरफेस इंटीग्रल में से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका ये एग्जांपल और इसको एक अच्छे से एक बार समझते हैं। तो जैसे हमारे पास एफ की वैल्यू दी हुई है, और हमको कहा गया है कि सी जो है, सी हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है इन एक्स वाई प्लेन, एंड बाउंडेड बाय x इक्वल 0, x इक्वल 0 to x इक्वल b, x इक्वल a एंड y इक्वल 0 to y इक्वल b, इस टाइप से हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है इसमें हम क्या करते हैं, इसका हमें इस टाइप से सवाल है कि इवेल्युएट सी एफ डॉट डी आर। सी एफ डॉट डी आर इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पर सीधे सॉल्यूशन लिखते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम। सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। ठीक है, ये हमारे पास होती है। कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी पड़ती है। तो कर्ल ऑफ एफ के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक यहाँ पर आ रहा है, तो आप उससे देख सकते हैं अगर आपको कर्ल निकालना नहीं आता है। अगर आता है तो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए कर्ल जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। यहाँ पर ये हम लिखते हैं आई जे के, उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर आई के साथ वाला तो ये नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2xy, और जेड वाला वो है ही नहीं क्योंकि के साथ कुछ है ही नहीं, तो उसे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम करते हैं। इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए आई के लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में 0 का करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। z के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, x और y है, z इसमें है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। सेम अगर j के लिए भी करेंगे तो x के लिए 0 तो 0 ही रहेगा, z के लिए फिर से करेंगे, इसमें भी z नहीं है तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम k के लिए जब हम करेंगे तो k के लिए देखिए x का स्क्वायर, इसके x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -2y, और y के लिए इसको करेंगे तो ये आएगा -2y। ठीक है, ये वाला माइनस जो है ये फॉर्मूले का है और इसका प्लस का 2y आता है। -2y तो ये आ गया -4y एंड k। ये हमारी जो वैल्यू आई है ये आई है कर्ल की वैल्यू आई है। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू आई है। अब यहाँ पर हमारे साथ एन भी है,
तो एन क्या होता है, एन देखिए जिस भी प्लेन में आपका जो शेप है उसके परपेंडिकुलर जो आपका वेक्टर आता है, जो आपका आई जे के में से जो भी आता है वो होता है, ठीक है। जैसे देखिए एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में अपनी शेप है तो इसके परपेंडिकुलर है वो जेड है। जेड के साथ आपका कौन सा कंपोनेंट चलता है, के चलता है। तो इसके लिए एन की वैल्यू जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, के हो गई। तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे, ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो x है हमारा कहाँ से कहाँ तक था, 0 से a तक। एंड y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से b तक। -4y ये हमारे कर्ल की वैल्यू है। उसके बाद सॉरी k भी है साथ में, और ये डॉट n भी है। तो k डॉट k 1 हो जाता है, इसलिए हम इनको नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया dx dy, ये हमारे सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। इसको बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। पहले y के लिए कर लेते हैं। ये -4 हमने बाहर ले लिया, x इक्वल 0 टू a। y के लिए करेंगे, y को जब इंटीग्रेट करते हैं तो y² आता है। ये y² हो गया 0 टू b, और ये हमारा है dx। इसमें b हम जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा b² और 0 वाली टर्म तो चली जाएगी। b²/2, यहाँ पर b जो है वो कोई कांस्टेंट है, y एक्सेस पे कहीं ना कहीं पर वो होगा और x एक्सेस पर a होगा, तो वही चीज़ है। तो ये हमारा जो b²/2 है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले लेंगे, x इक्वल 0 टू a, और ये dx। तो dx है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो उसका x हो जाएगा। x के लिए जब लिमिट रखेंगे तो वो हमारी हो जाएगी 0 टू a। जब रखेंगे लिमिट तो ये a बचेगा। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा, यहाँ पर ये 2 से 2 कट भी रहा है तो ये -2, उसको थोड़ा सा इस टाइप से लिखता हूँ, -2b²। यहाँ पर हमने लिखा, ये फाइनल आंसर हमारा आया -2ab²। इस तरीके से ये हमने बहुत कम स्टेप्स में कर लिया। अगर हम इसको ही सेम लाइन इंटीग्रल की मदद से करते तो पहले हम ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते, और इन चारों का करके हम उसको सबसे लास्ट में ऐड कर देते, C1 C2 C3 करके। जब हमारे पास सवाल ऐसा आया एग्ज़ाम में कि आपको सिर्फ एवेल्यूएट करना है, आपको प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, तो आप ऐसे ही करके उसको आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता कि प्रूव बाय स्टोक्स थ्योरम, तो हमें क्या करना होता, फिर हमें लाइन इंटीग्रल की मदद से अलग से निकालना पड़ता और स्टोक्स थ्योरम की मदद से अलग से निकालना पड़ता। उसका भी एक एग्जांपल अब अपन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वेरीफाई ऑफ स्टोक्स थ्योरम का अगर क्वेश्चन आए, जब हमें वेरीफाई करनी हो, जब हमें प्रूव करनी हो, तो हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें भी हमारे पास कोई भी वेक्टर फील्ड दिया होगा, कोई f बराबर फंक्शन दिया होगा आई जे के फॉर्म में, और हमारे पास c जो है उसकी शेप लिखी होगी, या फिर हम उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें x इक्वल वाई इक्वल 0 टू x इक्वल वाई इक्वल a है, ठीक है। x y की वैल्यू जो है वो सेम है 0 से a तक। तो देखिए यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a ही अगर जाएगा तो ये कुछ इस टाइप से आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं। अच्छा एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है एक्स वाई प्लेन ही आए, आपको z इक्वल 0 प्लेन इस टाइप से भी दे सकता है। तो आप z इक्वल 0 किस प्लेन में होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है, तो आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर a,0 है, यहाँ पर a,a है, यहाँ पर 0,a है, और यहाँ पर 0 0 है। इन सभी पॉइंट्स के अगर हम नाम दे दें, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B, ये C। तो अगर हम इसको पहले लाइन इंटीग्रल की मदद से सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले OA करेंगे, फिर AB करेंगे, फिर BC करेंगे, फिर CO करेंगे। इस टाइप से हम इसको करेंगे। तो अगर हम जैसे हम उसको लिख लेते हैं अपने F को x² + xy j, इसको हम करेंगे। तो अलॉन्ग OA हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए OA के लिए हमारा x जो है वो 0 टू a जा रहा है, ठीक है, 0 टू a जा रहा है। y जो है वो कांस्टेंट है,
वाई ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, वाई कांस्टेंट हुआ तो डी वाई भी हमारा ज़ीरो ही हो गया, ठीक है। और एक्स जा रहा है 0 to a, तो हम जब यहाँ पर करेंगे, इसको लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया डी एक्स और ये हमारा हो गया एक्स वाई डी वाई, ठीक है। वाई ज़ीरो डी वाई ज़ीरो, तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये हमारी ओ ए के अलोंग करने में चली जाएगी। एक्स की लिमिट लगाएंगे 0 to a, यहाँ पर लिखा हमने डी एक्स और ये हमारा है एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर है 2, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, x³/3। उसमें हम लिमिट रखेंगे 0 to a, तो ये हमारा आ जाएगा a³/3, ठीक है। तो अलोंग ओ ए हमने जब निकाली इसकी वैल्यू, तो हमारी क्या आई, a³/3, ठीक है। सेम अब हम करेंगे ए बी के अलोंग करते हैं, ठीक है। तो ए बी के अलोंग देखिए, एक्स जो है आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और वाई जो है वो आपका 0 to a जा रहा है। जब भी कोई या तो एक्स या वाई जो भी कांस्टेंट रहेगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और उसके साथ वाला जैसे एक्स 0 है तो डी एक्स भी 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको जो डी एक्स वाली टर्म है वो हटा देनी है, एक्स वाली टर्म है वो हटा देनी है, जिसमें भी भाई 0 आ रहा है। तो ऐसे हम इसको समझते हैं। y यहाँ पर कहाँ से जा रहा है, 0 to a जा रहा है, तो ये हमने लिख दिया 0 to a। x कांस्टेंट है तो dx हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखिए हम करते हैं अलोंग, अब किसके अलोंग करेंगे, हम ए बी के अलोंग करेंगे, अलोंग ए बी। तो देखिए यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर dx 0 है तो ये वाली टर्म हमारी पूरी जो है चली जाती है, और क्या होता है, एक्स वाई है ये आपका रहा डी वाई, वाई की लिमिट लगाएंगे 0 to a, एक्स को कांस्टेंट बिहेव करेंगे, तो एक्स है ये आपका y²/2 हो जाएगा, इसमें आप लिमिट लगाएंगे 0 to a, तो ये आपका रहा x a²/2। यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ गई, और x की एक्सिस में क्या है, a है, a to a, मतलब x की जो वैल्यू है हमारी क्या है, a है। तो यहाँ से हम ये x की वैल्यू इसमें रखेंगे जब a, तो ये हमारा हो जाएगा a³/2 हो जाएगा। तो यहाँ अलोंग ए बी के अलोंग निकाली तो a³/2 आ गया। इसी तरह से हम बी सी के अलोंग भी अब निकालेंगे। तो अगर हम बी सी के अलोंग निकालें तो देखिए आपका जो y है वो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो dy जो हो गया आपका 0 हो गया। x जो है a to 0 जा रहा है, a to 0 जा रहा है, ठीक है, और dx आपका 0 इसमें नहीं होगा। तो अलोंग बी सी जब हम निकालेंगे, यहाँ पर साइड में निकालते हैं, अलोंग बी सी जब हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर dy वाली टर्म जो है पूरी 0 हो जाएगी, x² वाली टर्म बचेगी, और उसमें हमारी जो लिमिट लगेगी अभी a to 0 लगेगी, ठीक है। उसके बाद जब हम इसे करेंगे तो ये आएगा आपका x³/3, ठीक है, और इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे a to 0, तो ये हमारे देखिए पहले जब हम लगाएंगे तो 0⁵/3 माइनस a⁵3, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बचेगी a³/3 बचेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अलोंग बी सी, इसकी जो वैल्यू आई -a³/3 आ गई। इसी तरीके से जब हम सी डी के अलोंग निकालेंगे, सी डी के अलोंग जब हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x जो है आपका वो क्या है, 0 हो रहा है, x जो है वो क्या है, 0 है, तो dx जो हो गया आपका 0 हो गया। अब इन दोनों ही टर्म में आपका x आ रहा है, तो इसलिए हमारा सी डी के अलोंग जो इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए आप 0 यहाँ पर x की जगह रखा, dx वाली टर्म तो पहले ही 0 हो गई, तो ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर जब हम करेंगे एक्स वाई डी वाई, तो यहाँ पर जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सी डी के अलोंग जो हमारा इंटीग्रल निकला वो निकला 0। अब ये जो है हमारी C1 C2 C3 C4 की वैल्यू हमारी आ गई हैं, a³/3 a³/2 माइनस a³/3 और 0। अब हम लाइन इंटीग्रल से करते हैं तो हर लाइन के लिए अलग अलग करते हैं और लास्ट में उन सबको जोड़ देते हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ें C1 + C2 + C3 + C4,
तो C1 की वैल्यू हमारी क्या है, a³/3 है। C2 की वैल्यू क्या है, a³/2 है। C3 की वैल्यू -a³/3 है, -a³/3 है। ये प्लस माइनस ये कट गया, ये आपका 0। आंसर आपका फाइनल बचा a³/2। तो ये हमारी आ रही है लाइन इंटीग्रल से वैल्यू, इसको हमने साइड में यहाँ पर लिख दिया a³/2। तो इस तरीके से हम पहले लाइन इंटीग्रल से निकालते हैं, उसके बाद हम सरफेस इंटीग्रल की मदद से निकाल लेते हैं। अब भाई हम स्टोक्स थ्योरम की मदद से इसको जब हम करते हैं तो हमारे पास CF.dr की जो वैल्यू स्टोक्स थ्योरम हमें बताती है वो होती है कर्ल ऑफ F.n/ds, ये हमारी होती है। तो जब हम इस F के लिए, ये F का हम जब कर्ल निकालेंगे, देखिए जब हम इस F का कर्ल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, F का जो कर्ल होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ये ijk del/del x del/del y del/del z x² xy एंड ये 0, ये होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो i के लिए सॉल्व किया तो y के लिए 0, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 ही रहा। z के लिए इसको करेंगे तो ये भी 0 हो गया, -j। x के लिए 0 को किया तो 0, z के लिए x² को किया तो ये भी 0, प्लस k के लिए किया तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ गया y, और y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ गया 0, तो ये आ गया y के। ये आपकी इसकी वैल्यू आई, किसकी, कर्ल ऑफ f की वैल्यू आई। अच्छा, हमें यहाँ पर बोला जा रहा है xy प्लेन में है, तो देखिए n कैप जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। जिस भी प्लेन में आपका जो सरफेस दिया है उसके परपेंडिकुलर जो आपका जो भी एक्सेस आ रहा है, जैसे मान लीजिए xy एक्सेस में है तो इसके परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो z आ रहा है, तो z के साथ हम k लेते हैं, x के साथ i, y के साथ j और z के साथ k लेते हैं। तो n कैप की वैल्यू इस सवाल के लिए k हो गई। तो हम यहाँ से करेंगे, ये हमने लिखा y के, और ये k.k जो है आपका 1 हो जाता है, तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमने लगाया सरफेस इंटीग्रल, ये आपका लिखा dx dy, दोनों 0 to a ही जा रहे हैं, 0 to a ही जा रहे हैं, ठीक है। y² का जब हम करेंगे, देखिए y का जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा y²/2, लिमिट रखी 0 to a, और ये आपका हो गया dx। इसकी वैल्यू आपकी क्या आई, जब इस लिमिट को a को इसमें रखेंगे तो ये आ गया a²/2। देखिए a जो है वो कोई कांस्टेंट है, वो x एक्सिस पर कोई ना कोई कांस्टेंट होता है a हमारा, क्योंकि तभी तो वो स्क्वायर है। तो उस a²/2 अगर कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर लिख लेंगे 0 to a, और ये हमारा बचा dx। इससे हमारी dx की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी x आती है, और इसमें जब हम 0 to a लिमिट पुट करेंगे तो हमारा a बचेगा फाइनली। तो ये जो हमारा a आएगा ये a²/2, और ये आपका आ गया a, तो ये आपकी वैल्यू जो आई वो आई a³/2। जब हमने लाइन इंटीग्रल से की मदद से किया था तो भी हमारी वैल्यू a³/2 ही आई थी, और स्टोक्स थ्योरम की मदद से भी हमारी a³/2 ही आई है। तो इसी तरीके से हमको एक बार लाइन इंटीग्रल से करके बताना है, एक बार सरफेस इंटीग्रल से बताना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब हमारे पास वेरीफाई करने को बोला जाए तभी ऐसा करना है, वरना तो हमें सीधा यही स्टोक्स थ्योरम लगाना है। बहुत ही शॉर्ट में आपका सवाल लाइन इंटीग्रल वाला, इतना लंबा सवाल आपका हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए। आपने मुझे यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।